नमस्कार। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के इस खंड में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विलयन के बारे में पढ़े थे और उस विलयन में आपने देखा था कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी आपने देखा था और आज हम लोग विलयन से ही और बातों को आगे बढ़ाते हैं। और आपने पढ़ा था कि विलयन में दो तरह के घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होता है विलयन में। एक कंपोनेंट है, एक घटक है विलायक या घोलक सॉल्वेंट, और दूसरा है विलय या घुल्य सॉल्यूट। तो ये विलयन में जो दो घटक है, उसमें जो विलायक होता है उस विलायक में किसी अन्य पदार्थ को घुलाने की क्षमता रहती है, जबकि जो विलय या घुल्य होता है वह विलायक में सुगमता पूर्वक आसानी से घुलने वाला पदार्थ होता है। इस विलय की मात्रा या कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। विलयन का ये प्रकार हो गया, टाइप्स हो गया। तो विलयन को उसमें जो विलय रहता है घुला हुआ या घुल्य रहता है घुला हुआ, उसकी मात्रा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है और आज उसी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और आप हेडिंग देखिए, ऊपर में लिखा गया है कि विलयन को उसमें घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक है संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नंबर दो है असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और नंबर तीन है अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से आप देखिए कि विलयन या सॉल्यूशन जो है वो विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर तीन भागों में बटा हुआ है। मैं परिभाषा पर आऊंगा, उससे पहले एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप समझिए कि आपके पास एक गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है। जो साधारणतया हम लोगों के घर में जो गिलास होता है उसमें सोचिए पानी भर देते हैं, और अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक गिलास पानी में कितनी चीनी को घुलाई जा सकती है। अब आप इसमें चीनी घुलाना शुरू करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप सोचिए, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, कोई न कोई तो लिमिटेशन होगा। मान लेते हैं कि इस एक गिलास पानी में टोटल हम लोग 7 चम्मच चीनी घुला सकते हैं। 7 चम्मच चीनी घुल सकती है। ये मैक्सिमम क्षमता है, क्षमता पावर है कि इस जैसे हमारे पास कोई थैला होता है, कोई पैकेट होता है, मान लीजिए कि 1 लीटर का बोतल है, तो उस 1 लीटर के बोतल में अधिक से अधिक कितना पानी रख सकते हैं हम लोग? 1 लीटर रख सकते हैं। तो हर एक चीज की एक क्षमता होती है। ये जो एक गिलास पानी है, तो इस एक गिलास पानी में अधिक से अधिक कितना चीनी हम लोग घुला सकते हैं? तो एक कल्पना किया गया कि 7 चम्मच चीनी इसमें घुला सकते हैं। मतलब अगर 7 चम्मच चीनी आप घुला दिए इस पानी में, तो इस पानी में और अधिक चीनी को घुलाने की क्षमता अब नहीं है। अब और अधिक चीनी को घुलाने की कैपेसिटी नहीं है। जितनी अधिक से अधिक चीनी घुल सकती थी उतनी घुला दी गई है इसमें। तो इसी के आधार पर अब सोचिए संतृप्त विलयन क्या कहता है, उसको देखिए। कहता है वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर और विलय को घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे कि यह एक ऐसा विलयन है, संतृप्त विलयन, जिसके विलायक में, यहां विलायक क्या है? तो विलायक हो गया आपको एक गिलास पानी। ये एक गिलास पानी, एक गिलास पानी जो है यह आपका विलायक हो गया, और यह 7 चम्मच चीनी जो है यह विलय हो गया। ध्यान से इन बातों को समझना है कि एक गिलास पानी है, यह विलायक हो गया, और 7 चम्मच उसमें चीनी घुला दिए हैं तो वह विलय हो गया। तो अब क्या है कि निश्चित ताप पर, जिस ताप पर अभी पानी रखा हुआ है उसी ताप पर इसमें अब अगर और अधिक चीनी को घुलाने की क्षमता नहीं है, तो इस तरह के विलयन को ही संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।
कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर और विलय को घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। गौर से समझेंगे कि एक गिलास पानी है, एक निश्चित ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, जितना अभी का तापमान है उस तापमान पर उस ग्लास में पानी भर करके मान लीजिए यहाँ टेबल पर रख देते हैं और उसमें हम 7 चम्मच चीनी घुला देते हैं। क्योंकि पहले से हम लोग प्रयोग करके देख चुके हैं कि एक गिलास पानी में 7 चम्मच से अधिक चीनी नहीं घुल सकती है। तो ये जो 7 चम्मच चीनी घुल जाती है एक गिलास पानी में, यह हो गया चीनी और पानी का संतृप्त विलयन। मतलब अब एक ऐसा विलयन आपके पास प्राप्त हुआ है जिसमें आप और अधिक विलय पदार्थ को नहीं घोल सकते हैं और अधिक विलय पदार्थ को नहीं घुला सकते हैं किसी भी तरीके से। तो यह हो गया, लेकिन कंडीशन है कि उसी ताप पर, टेम्परेचर को नहीं बदलना है। अगर इस विलयन के टेम्परेचर को बढ़ा दें, इस मिश्रण को गर्म करने लगेंगे तो धीरे धीरे और चीनी घुलने लगेगी। लेकिन शर्त है कि उसी ताप पर, जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपने विलयन तैयार करना शुरू किया था, अगर टेम्परेचर वही रहे और जितना अधिक से अधिक उसमें विलय पदार्थ घुलने का क्षमता है, अगर उतना विलय पदार्थ घुला दिए हैं पहले से, तो वैसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आइए दूसरे नंबर पर, असंतृप्त विलयन। अब कल्पना कीजिए कि एक गिलास पानी जो हमारा विलायक है उसमें आपने 7 चम्मच चीनी घुला करके संतृप्त विलयन प्राप्त किया था। अब सोचिए कि इस एक गिलास पानी में हम 3 चम्मच चीनी घुलाते हैं। तो 3 चम्मच चीनी घुलाते हैं तो इस विलायक में उसी ताप पर और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता भी बची हुई है। तो जिस विलयन में किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलायक को घुलाने की क्षमता बची रहती है, उसी विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। परिभाषा लिखा गया है, वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान से सब आदमी नोट करेंगे कि ताप वही रहना चाहिए। ये देखिए दोनों जगह ताप की चर्चा हुई है कि टेम्परेचर नहीं बदलना है, उसी ताप पर और विलय को घुलाने की क्षमता होती है, उसे असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो दोनों में फर्क क्या हो गया कि संतृप्त विलयन में किसी निश्चित ताप पर विलायक में और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता नहीं रहती है, जबकि असंतृप्त विलयन में उसी ताप पर और अधिक विलायक को घुलाने की क्षमता रहती है। इसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। तो कुल मिलाकर के इन बातों को सरल रूप में ऐसे समझा जाए कि एक गिलास पानी में अगर 7 चम्मच चीनी घुली हुई है तो यह संतृप्त विलयन है, लेकिन उसी तरह के दूसरे गिलास पानी में 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच चीनी घुली हुई है। इसका मतलब उस विलयन में जो विलायक है उसमें, उस विलायक में उसी ताप पर और अधिक विलय पदार्थ को घुलाने की क्षमता अभी बची हुई है। जब तक 7 चम्मच चीनी नहीं घुला देंगे तब तक उसमें और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता बची रहेगी। इस तरह के विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये संतृप्त और असंतृप्त विलयन हो गया। अब इसको और एक सरल उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि सोचिए आप या आपका कोई मित्र है जो 5 रोटी खा करके पूरी तरह से पेट भर के खा लेता है। 5 रोटी अगर वो खा ले तो उसका पेट पूर्ण रूप से भर जाता है। तो अगर वह प्रतिदिन 5 रोटी खाता है तो वह संतृप्त हो गया, मतलब पूरा तृप्त हो गया, उसका पेट भर चुका है। लेकिन 5 रोटी प्रतिदिन खाने वाले आदमी को अगर आप 2 रोटी खिलाते हैं, 3 रोटी खिलाते हैं, तो क्या उसका पेट भरेगा? अमतलब ही होता है, नहीं। अमतलब नहीं, असंतृप्त मतलब पूरा भरा हुआ। जितना क्षमता है उतना अगर विलय पदार्थ नहीं घुला हुआ है तो वो हो गया असंतृप्त विलयन, और जितनी क्षमता है विलय पदार्थ को घुलाने की, अगर उतना विलय पदार्थ घुल गया तो वह हो गया संतृप्त विलयन। अब इसको और आप दूसरे तरीके से समझिए कि आपका एक मित्र, अब देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं अति संतृप्त, तब हम लोग उदाहरण को देखेंगे। कह रहा वैसा विलयन जिसके विलायक में विशेष स्थिति पर, यहां देखिए ताप का जो कंडीशन था वो खत्म हो चुका है, अब कह रहा विशेष स्थिति पर। संतृप्त और असंतृप्त में क्या था? ताप वही था, सेम ताप था, लेकिन यहां विशेष स्थिति पर क्षमता से अधिक विलय पदार्थ, क्षमता से अधिक विलय घुला दिया जाता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्षमता से अधिक। और अति संतृप्त विलयन भी उसी से रिलेटेड है। अभी हम आपको कह रहे थे कि एक मित्र या कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 रोटी खा करके पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, मतलब उसका पेट भर जाता है, और 5 रोटी अगर उसको खिला दिया जाता है तो वह संतृप्त हो गया वह आदमी। उसी तरह से अगर एक गिलास पानी में 7 चम्मच चीनी घोलने की क्षमता है
और उस ग्लास में आप 7 चम्मच चीनी घोल देते हैं तो वह चीनी पानी का संतृप्त विलयन हो गया। लेकिन उस 5 रोटी खाने वाले व्यक्ति को अगर आप 3 रोटी ही खिलाते हैं, 4 रोटी ही खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भूखा है, अभी तक उसका पेट भरा नहीं है, तो उसको कह सकते हैं असंतृप्त है वह। तो असंतृप्त विलयन का मतलब है कि 1 गिलास पानी में 7 चम्मच चीनी घुलाने पर संतृप्त विलयन मिलता था। अगर 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी, 4 चम्मच चीनी या 5-6 चम्मच चीनी घुलाते हैं तो वो सब विलयन जो होगा चीनी पानी का असंतृप्त विलयन होगा। तो संतृप्त और असंतृप्त तो क्लियर हो गया, लेकिन यहां है अति संतृप्त। अब सोचिए 5 रोटी खाने वाले आदमी से कभी भेंट हुई होगी और उन्होंने कहा होगा कि आज हमने 6 रोटी खा लिया, 6.5 रोटी खा ली, 7 रोटी खा ली, तो कहीं ना कहीं बहुत समस्या हुई होगी। आप पूछेंगे कैसे खा लिया, तो हो सकता है खाने पीने में बहुत सारा अच्छा अच्छा व्यंजन मिल गया होगा, तो जिसके कारण क्या हुआ, वही है विशेष स्थिति पर कि कोई ऐसा विशेष कंडीशन आया कि जो सामान्य रूप से जो आदमी 5 रोटी प्रतिदिन खाता था, आज वह 6 रोटी खा लिया, 7 रोटी खा लिया, तो जितनी क्षमता थी उससे भी अधिक रोटी खा लिया है। ऐसा नहीं है कि वह आदमी बीमार हो जाएगा तुरंत, धीरे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कभी अनडाइजेशन की समस्या हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको एडजस्ट करता है। तो वैसा विलयन जिसके विलायक में विशेष स्थिति पर, विशेष स्थिति का मतलब यह है कि खास करके अगर इस विलयन, मान लीजिए 1 गिलास पानी में 7 चम्मच चीनी घुला करके अगर हम संतृप्त विलयन बना लिए थे और इस विलयन के ताप को बढ़ा देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो इसमें 1-2 चम्मच चीनी और घुल सकती है। यही हुआ विशेष स्थिति। विशेष स्थिति का यहां मतलब है कि ताप को बढ़ा देते हैं। तो अगर ताप को बढ़ा दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर इस विलयन में और थोड़ा सा चीनी या विलय पदार्थ घुल सकता है। वही लिखा है कि वैसा विलयन जिसके विलायक में विशेष स्थिति पर क्षमता से अधिक विलय घुला दिया जाता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अति का मतलब ही है बहुत ज्यादा, क्षमता से भी अधिक। इस तरह से हम लोग आज विलयन के बारे में ये पढ़े कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये 3 प्रकार का विलयन होता है। आप जल्दी से इस परिभाषाओं को नोट करें। और लिखते समय अगर आपको परेशानी हो तो आप अपने वीडियो को रोकिए, रोक करके पूरा लिखिए, क्लियर लिखिए। कहीं देखने में दिक्कत हो तो फोन करके भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है अब आप लिख लिए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। लिख लिया गया। चलिए अब विलयन को वर्गीकृत करने का एक और तरीका है, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये आज आपने विलयन को सुना, समझा कि उसमें जो विलय पदार्थ घुला रहता है उसकी मात्रा के आधार पर इसको हम लोग संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर विलयन के कुछ और प्रकार होते हैं जो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तब विलयन का जो टाइप्स होगा वो सॉल्यूशन का टाइप समाप्त हो जाएगा। तो आइए, 2 और प्रकार से विलयन को वर्गीकृत किया जाता है, शायद बहुत लोग निचली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। एक का नाम है तनु विलयन। ये 2 महत्वपूर्ण टर्म है, बार बार आपको मिलेगा। इसको हम लोग तनु विलयन कहते हैं।
दरअसल ये जो तनु विलयन है और एक होगा सांद्र विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस पर अभी बात करेंगे हम लोग। और एक हम लोग चर्चा करेंगे सांद्र विलयन के बारे में, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दरअसल अधिकांश विलयन जो जलीय अवस्था में रहते हैं, द्रव की अवस्था में रहता है, उससे यह जुड़ा हुआ टर्म है कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें जल की मात्रा अधिक रहती है। तो जिस विलयन में जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है उसको हम लोग तनु विलयन कहते हैं। और एक और विलयन पर अभी बात करेंगे जिसको कहा जाता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार इसका उपयोग होगा। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये तनु और सांद्र विलयन ये दोनों रिलेटिव परिभाषाएं हैं, सापेक्षिक परिभाषा है। कि जैसे कहते हैं कोई ताकतवर है, तो ताकतवर है तो किस चीज से ताकतवर है? किसी आदमी से ज्यादा ताकतवर होगा, किसी मशीन से ज्यादा ताकतवर होगा, किसी वाहन से ज्यादा ताकतवर होगा, किसी जानवर से ज्यादा ताकतवर होगा। ये ताकतवर होने का मतलब यह एक तुलनात्मक शब्द है कि आपको एक दूसरे से तुलना करना पड़ेगा। ये तनु विलयन और सांद्र विलयन, इसकी परिभाषा अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये तनु और सांद्र दरअसल होता क्या है कि सोचिए, अभी हम लोग उदाहरण ले रहे थे विलयन के बारे में कि दूध का एक उदाहरण लीजिए। दूध जो होता है, उस दूध के बारे में सोचिए कि एक गिलास, एक एक लीटर दूध है, एक एक लीटर दूध रखा हुआ बाल्टी में, और उस एक लीटर दूध में क्या किया गया, एक आदमी क्या किया, उसमें 100 मिलीलीटर पानी मिला दिया, और दूसरा आदमी क्या किया, उसमें 500 मिलीलीटर पानी मिला दिया। तो जो 500 मिलीलीटर वाला दूध और पानी का विलयन होगा वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, उसमें जल की मात्रा अधिक रहेगी। जिसमें 100 मिलीलीटर पानी मिला हुआ है उसमें जल की मात्रा कम है। तो जिस विलयन में जल की मात्रा कम रहती है, कम मात्रा में जल रहता है, उसी को हम लोग तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और जिस विलयन में जल की मात्रा कम रहती है उसको सांद्र विलयन कहेंगे, और जिसमें जल की मात्रा अधिक रहेगी उसको तनु विलयन कहेंगे। इसको और आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए कि आप चीनी पानी का शरबत बनाकर पी रहे हैं, और आपने क्या किया, 2 गिलास पानी लिया, दो दोस्त हैं बैठ करके शरबत बना करके पीना है, 2 गिलास पानी लिया, उसमें 4 चम्मच या 5 चम्मच चीनी डाल करके शरबत बनाना शुरू किए। संयोग से उसी समय एक और दोस्त आ जाते हैं वहां पर, तो स्वाभाविक है हम लोग मिल बांट कर शरबत पियेंगे। उसी शरबत में 2 गिलास पानी में जो 5 चम्मच चीनी आपने घुलाई थी उसमें आपने क्या किया, 1 गिलास पानी और मिला दिया, और संयोग ऐसा है कि घर में अब चीनी भी नहीं है। तो अब 3 गिलास पानी और चीनी तो उतना ही है, 5 चम्मच। तो अब जो ये विलयन है, जो शरबत है, वह पहले की अपेक्षा तनु हो गया। और तनु विलयन को सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं पतला घोल, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम रहेगी, उसको तनु विलयन कहेंगे। और सांद्र विलयन का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 गिलास पानी में आप दो दोस्त 5 चम्मच चीनी घुला करके पी रहे थे, लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो दूसरा दोस्त सलाह दिया कि इसमें 4 चम्मच चीनी और डाल दो। तो पहले से जो विलयन बना हुआ था उसमें जब और अधिक हम लोग विलय पदार्थ घुला दिए, तब वो घोल गाढ़ा हो गया। उस तरह के घोल को हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। यही तनु विलयन और सांद्र विलयन में फर्क है। आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं तनु विलयन का। वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जल रहता है, उसे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जल रहता है, उसे तनु विलयन
कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। परिभाषा क्लियर है कि जिस विलयन में अधिक मात्रा में जल रहेगा तो उस विलयन को कहेंगे तनु विलयन। इसको बोलचाल की भाषा में आप पतला विलयन भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या हमारा सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें कम मात्रा में जल रहता है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। एक और बड़ा ही अच्छा उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। सोचिए आपके घर में दाल बनती है भोजन में खाने के लिए, और दाल बनी है कितने लोगों का? 5 आदमी का दाल बनी, और उस 5 में से 3 आदमी खाते समय कहीं दूसरे जगह चले गए, दूसरे जगह जाके खाना खा लिए। अब खाने वाले 2 ही लोग बचे घर में। तो हम लोग सामान्यतया क्या करते हैं, पानी हटा देते हैं और दाल खा लेते हैं। तो पहले जो 5 आदमी का दाल था उसमें से जो पानी को हटा दिए, तो अब जो 2 आदमी के लिए दाल बचा वो पहले की अपेक्षा गाढ़ी हो गई है दाल। वो दाल जिसमें पानी की मात्रा घट गई, लेकिन जो उसमें घुला हुआ दाल है, पका हुआ दाल, उसकी मात्रा प्रतिशत मात्रा बढ़ गई। तो पहले के तुलना में वह दाल अब सांद्र हो गया, कंसंट्रेट हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 5 आदमी के लिए दाल बनी और 3 आदमी और घर में अचानक आ गए, खाते समय 2 आदमी आ गए अचानक। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कई बार कि उसी में काम चला लेते हैं, या बहुत जल्दीबाजी में होता है तो लोग थोड़ा सा 1 गिलास गर्म पानी करके भी मिला देते हैं, नमक मसाला दे देते हैं, तो काम चल जाता है। तो 5 आदमी के दाल में ऊपर से जो पानी मिला दिए तो जल की मात्रा क्या होगी? अधिक हो गई। तो उस तरह के दाल को तब हम लोग तनु दाल कहेंगे, डाइल्यूट दाल कहा जाएगा। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट हमेशा रिलेटिव वर्ड है, तुलनात्मक शब्द है। एक विलयन का दूसरे विलयन से जब तुलना करते हैं तब हम लोग तनु और सांद्र विलयन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तनु और सांद्र विलयन पर भी चर्चा हो गई। और इससे पहले आपने पढ़ा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इस तरह से 3 और 2 5 प्रकार की विलयन की चर्चा हुई। उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी। आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, एनसीईआरटी के किताब को, वहां से इन सभी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। और भी हो सकता है कुछ जिज्ञासा आपके मन में हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप सीधे फोन करके या कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी जवाब देने का। तो आज का क्लास यहीं अब समाप्त करेंगे। और एक दूसरी बात कि अभी तक बहुत लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर ये सारा क्लासेज आपको अच्छा लगे तो लाइक्स भी करें, ताकि हमें भी लगेगा कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, किसे ये क्लास पसंद है, या कोई सुझाव हो आपका, कोई सजेशन हो इस क्लास को और बेहतर करने के लिए, तो वो उनका भी स्वागत रहेगा, वेलकम होगा। आप उन सुझावों को भी लिख करके या फोन करके बता सकते हैं। कई लोगों ने कई प्रकार का सुझाव दिया, जो संसाधन हमारे पास था उसके द्वारा हमने उन सुझावों को अपने क्लास में शामिल करने का प्रयास किया। और आपके सुझाव, आपके सहयोग से ही ये क्लास चल पाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, सभी लोग सीरियसली पढ़िए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। धन्यवाद।